हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स के लॉ। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूटन्स के जो लॉ है, क्योंकि ग्रेविटी का जो इन्वेंशन है ये न्यूटन ने किया है, इसके बाद जो लॉज है वो भी न्यूटन ने ही बनाए हैं। तो फर्स्ट जो है वो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसमें देखिए, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट और in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कि वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, फ्लोर के ऊपर आप एक बॉल रखा है, ठीक है। जब तक कि आप इसको एक फोर्स अप्लाई नहीं करते, इसका अनबैलेंस फोर्स चाहिए वो, ठीक है। बैलेंस फोर्स का और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है कि आप इधर साइड और इसके अपोजिट साइड सेम अगर फोर्स लग रही है, इधर जितने फोर्स लग रही है उतनी उधर साइड भी फोर्स लग रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिटली अगर इधर साइड बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है और इधर साइड बहुत कम फोर्स लग रही है तो हम इसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब अब फॉर एग्जांपल ये एक रेस्ट पोजीशन में है, ये स्टेशनरी पोजीशन में आपका बॉल रखा हुआ है, और जब तक कि आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अनबैलेंस मतलब देखिए, यहाँ से फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है लेकिन यहाँ से कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब ये अनबैलेंस हो चुका है, ठीक है। सिर्फ एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो जो अपनी बॉल है वो अपनी रेस्ट पोजिशन छोड़कर जो डायरेक्शन में फोर्स है वो डायरेक्शन में मूव होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती है। समझ में आ गया आपको अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स क्या होता है। सिंपली अगर एक साइड जितनी फोर्स लग रही है दूसरी साइड भी सेम फोर्स लगेगी तो हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस फोर्स। और एक साइड अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है और दूसरी साइड बहुत कम फोर्स लग रही है तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये बॉल का एग्जांपल हमने देखे कि ये अपनी मोशन अपनी जो रेस्ट पोजीशन है क्यों छोड़ेगा और किस तरह से छोड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ में क्या है, सिंपल आपको ये पूछा जाएगा, आपको क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल कर बताया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, ये आप नोट डाउन कर दीजिए और समझ लीजिए कि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स कौन सी है और अनबैलेंस फोर्स कौन सी है। जब तक कि अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस फोर्स चाहिए हमको, ठीक है। बैलेंस फोर्स होगी तो आपने रेस्ट पोजीशन छोड़ेगा ही नहीं। अगर इसके बीच में अगर बॉल रख दिए तो यहाँ पर जितनी फोर्स है यहाँ पर भी सेम फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी रेस्ट पोजीशन नहीं छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे रस्सी खींचने की जो खेल होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर सेम फोर्स वाले बंदे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, ठीक है, क्यू पी आर और क्यू फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, दोनों अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी बीच में से नहीं हलेगी, ठीक है, ये सेंटर में ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या किया, पी और क्यू दो इंसान क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो गया और इसको क्या करेगी, इस तरफ से अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो अपनी रेस्ट पोजिशन छोड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमको मोमेंटम देखना पड़ेगा, यहाँ पे मोमेंटम ध्यान रखिए। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो m और v से होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसका इक्वेशन भी है, हम इसको किस तरह सॉल्व समझ सकते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मोमेंटम जो है, हमने देखे मास और वेलोसिटी का जो है प्रोडक्ट है मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जब बात आती है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आती है, तो इनिशियल मोमेंटम और इसी तरह फाइनल मोमेंटम भी होगा। तो इनिशियल मोमेंटम को हम क्या करेंगे, u लेंगे, और फाइनल मोमेंटम हमारा mv होगा। ठीक है, इसी तरह जैसा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो उसी तरह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो हमारे को टोटल मोमेंटम उसका मालूम हो जाएगा, एक्चुअल मोमेंटम कितना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए वो जो एक्सप्रेशन क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंगली होता है। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है तो मतलब उसके टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या हो जाएगा, हमको चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम कर देंगे। ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे। ठीक है, mv माइनस mu, और उसको डिवाइड बाई t, ये हमारा टाइम एग्जैक्टली है। इसके बाद हम क्या करें, मैथमेटिकली यहाँ पे m जो है मोमेंटम है, ये कांस्टेंट है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, m को क्या है कॉमन बाहर निकाल दिए, और v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखा जाए तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी अगर आपको याद होगा तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्म है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी m इंटू ए। ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि जो हमने जो अभी लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मतलब फोर्स जिस तरह से डायरेक्शन में जाएगी आपका मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या कहते हैं, एम ए। ठीक है, एम ए यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमें एक कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कंसीडर कीजिए यहाँ पे k हमने क्या किया है, कांस्टेंट लिखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, f इज इक्वल टू लिख देंगे, उसके बाद हम k लिखेंगे। k मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, पर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो एक अज्यूम करो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा आपका। ठीक है, m इंटू ए। तो इस तरह से आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। इसमें देखिए एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये क्या कहता है, देखिए प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे हम फिर से एक बार। देखिए क्या कहता है ये कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब देखिए इसका सिंपल है कि आप किसी डायरेक्शन में किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो चेंज भी इस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, ना कि इस डायरेक्शन में होगा। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या है, आपका बॉल मूव होगा। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा यही कहता है, बताता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इस तरह से पूछेगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इट। तो आपको ड्राइव इट में मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जो भी आपका जो इक्वेशन है ये आपको ड्राइव करके बताना पड़ेगा। ओके, चलिए आते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखिए अगर आप क्या कहते हैं, एक वॉल है, वॉल के ऊपर आप बॉल को क्या कहते हैं, ज़ोर से फेंकते हैं। ठीक है, बॉल को क्या कहते हैं, आप ज़ोर से फेंकते हैं। तो बॉल क्या करती है, पहले तो आपके ना बॉल क्या करेगी, आपके पहले तो क्या करेगी, वो जिस डायरेक्शन में आपने फेंके उस डायरेक्शन में जाके दीवार को लगेगी। उसके बाद लगने के बाद जितनी फोर्स से आपने फेंके उसी डायरेक्शन में उतनी फोर्स से वापस आएगी। ठीक है, तो यही बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि आप जितने
फोर्स से किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं वो उतनी फोर्स रिपीट आपके पास वापस आती है, ठीक है, उतनी फोर्स से वो चीज़ आपके पास वापस आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बॉल का एग्जांपल ली, अगर आप क्या कि बॉल को स्लो मोशन में आप है ना आहिस्ता फेंके इसको यहाँ से, ठीक है, बहुत आहिस्ता फेंके, तो बॉल भी क्या करेगी, आहिस्ता से टच करेगी दीवार को और उसके बाद आहिस्ता से वापस आएगी। लेकिन आप क्या करें, पूरे अपनी ज़्यादा ताकत से, अपने फोर्स से क्या किए, इसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स से आपने जब इसके ऊपर दीवार के ऊपर उसको फेंक कर मारे, तो वो क्या करेगा, दीवार को टच होने के बाद उतनी ही ज़्यादा फोर्स से आपको आकर लगेगी, ठीक है, आपके पास आएगी। तो ये हमारे पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च होती है तो बेस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके यहाँ से आग होती है और ब्लास्ट होता है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो यहाँ पे थर्ड लॉ का ही इस्तेमाल करते हैं कि जब क्या होगा, आपकी रॉकेट जो भी होगी, ठीक है, रॉकेट क्या करेगी, जब यहाँ पे ब्लास्ट होगा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग निकलेगी, ये क्या करेगी, ज़मीन के ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगी, जितनी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ज़्यादा उसको एक्सेलरेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा उसको फोर्स मिलेगा ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर लिफ्ट होने के लिए। तो ये थर्ड लॉ है ना, यहाँ पे रॉकेट लॉन्च के लिए, रॉकेट लॉन्च के टाइम पर काम आता है, ठीक है। जब क्या करेगा, जब ये लॉन्च होती है तो वो क्या करते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करते हैं, इतना ज़्यादा ब्लास्ट करते हैं कि उतनी ज़्यादा फोर्स के हिसाब से, उतनी ज़्यादा फोर्स से क्या करेगी, उतनी ज़्यादा फोर्स से आपका फ्यूल जलेगा, उतनी ज़्यादा फोर्स क्या करेगी, अप्लाई होगी, और ये रॉकेट को क्या करेगी, पहले वो ज़मीन पे लगेगी, ज़मीन पे लगने के बाद सेम फोर्स क्या करेगी, उसको रॉकेट को ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये काम करता है आपका रॉकेट में, रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम आता है इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये समझ गए होंगे, ये तीन लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों में से कौन से ही पूछ सकता है, तो आपको ये इजीली याद कर दीजिए, सिंपल है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।